मेरे पति ने शादी की पहली रात शराब पीकर मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक किया। उसके अत्याचार सहते सहते मेरी शादी को 5 साल हो गए, पर मैं माँ ना बन सकी। सब मुझे बांझ कहने लगे। मैंने अपनी ससुराल छोड़ दी। फिर एक दिन मेरे पति ने मुझे इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन बना देखा तो उसके होश उड़ गए। सुहाग रात पर मैं छुई मुई सी सिमटी सी फूलों की सेज पर एक गुड़िया की तरह शर्माई घबराई से बैठी, हर उस नई शादीशुदा दुल्हन की तरह अपने शादी की पहली रात को अपने पति के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। रात के 12 बज गए थे, पर मेरे पति की कोई खबर नहीं थी। इंतजार करते करते 1 बज गया, उनकी अभी तक कोई खबर नहीं थी। फिर 2 बज गए। कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरे पति कमरे के अंदर आए तो अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। गिरते पड़ते बिस्तर तक पहुँचे। जैसे ही मैंने उनको सहारा दिया, उन्होंने मुझे धक्का दे दिया और कहा, साली, तूने मेरी ज़िंदगी मुझसे छीन ली, मेरा प्यार मुझसे छीन लिया, इसकी सज़ा तुझे मैं देकर रहूँगा। और उन्होंने मुझे जानवरों की तरह नोचा। पूरी रात मैं रोती रही, रहम की भीख मांगती रही, पर इन पर तो जैसे कोई जानवर सवार हो गया था। सुबह 5 बजे होश आया। जाने कब तक ये जानवर मुझे नोचता रहा, मुझे पता ही नहीं चला। जब आँख खुली तो मेरी आँखों से मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। जो सपने मैं लेकर आई थी, सारे सपने मेरी सुहाग सेज के चारों तरफ मेरे फटे हुए कपड़ों के साथ राख में मिल चुके थे। पर अब फूटा नसीब क्या कर सकता है। जो भी है, मुझे यही करना था। सुबह 6 बजे मेरी सास मुझे आवाज़ लगाई, बहू उठ जा, नहा कर बाहर आ जा। मैंने भी अपने आंसू पोंछे और फिर नहा कर बाहर आ गई और चाय बनाकर अपने पति को देने कमरे के अंदर गई तो वह अभी तक सो रहे थे। मैंने उनको उठाया, उठिए जी, चाय पी लीजिए। मेरे पति ने आंख खोली और मुझे देखा तो उनको रात का धुंधला धुंधला याद आया कि कैसे वह राक्षस बने थे। मेरे पति ने शर्मिंदा होते हुए कहा, आकांक्षा, मुझे माफ़ कर दो। मैं रात को शराब के नशे में तुम्हारे साथ बहुत गलत काम किया था। और उनकी आंखों से आंसू भी निकलने लगे। उनको ऐसे देखकर मैंने भी उनको कहा, आप मेरे पति हैं, आप ऐसे मुझे माफ़ी मत मांगिए, मुझको पाप पड़ेगा। बस अब आज के बाद शराब पीकर घर पर नहीं आएंगे, मुझसे वादा करिए। उन्होंने भी वादा किया, आज के बाद मैं शराब पीकर नहीं आऊँगा, कभी हाथ नहीं लगाऊँगा। फिर चाय पीकर तैयार होकर काम पर चले गए। मैं भी खुश थी। जो दर्द लिखा था किस्मत में वह तो मिलना ही था, पर शायद अब सब कुछ सही हो जाएगा। मैं पूरा दिन खुश थी। घर का पूरा काम किया। मेरी 2 जेठानी और मेरी सास, मेरी जेठानिया के बच्चे सब मेरे साथ बहुत अच्छे से मिलजुल कर रह रहे थे। सुबह से शाम हुई, शाम से रात हुई, सब ने खाना खा लिया। अभी मेरे पति घर पर नहीं आए थे तो मैं उनका खाना लेकर अपने रूम में चली गई। बहुत खुश थी कि आज रात मेरे पति मुझे अच्छे से प्यार करेंगे और मैं कल उन जख्मों को कुछ हद तक भूल सकूं। आज भी मेरे पति रात को 12 बजे घर पहुंचे और फिर वह आज शराब पीकर आए थे। कल वाली कहानी उन्होंने आज भी दोहराई तो मैं अब नहीं सह सकी और उनको रोकने की कोशिश की। उनके अंदर तो शराब रूपी जानवर बैठ चुका था। उन्होंने मुझे जोर से गालों पर 5 से 7 तमाचे मारे। हमला इतना जोर का था कि मैं अब अपने होश में नहीं थी और वह मुझे फिर से नोचते रहे। मैं सुबह के 6 बजे उठी। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं बिस्तर से नीचे उतर सकूं, लेकिन सबने उठने का समय हो चुका था। जैसे तैसे मैं उठकर बाथरूम तक पहुंची और नहाकर तैयार होकर रूम से बाहर निकल आई और फिर चाय लेकर रूम में गई। वैसे ही कल जैसे उनके घड़ियालू आंसू, वही रोना, वही वादे, मैं बस सुनती रही और अपनी किस्मत पर रोती रही। अब तो ये रोज़ का हो गया था। रोज़ रात को ये शराब पीकर आते और मैं रोज़ बिस्तर पर लुटती रहती। मैं कभी पूछती कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो तो ज़्यादा मुझे मिलता, इसलिए मैंने पूछना भी बंद कर दिया। ऐसे ही दर्द सहते सहते 2 महीने निकल गए, पर मेरा दर्द कम नहीं हुआ। सास भी मुझे पूछती कि बहू, खुशखबरी कब सुना रही हो। अब उसने क्या बोलूं, कुछ शब्द ही नहीं थे मेरे पास। आज मेरी शादी को 5 साल हो चुके थे। इन 5 सालों में मैंने अपने पति का प्यार एक दिन भी नसीब नहीं हुआ। हाँ, अपनी इच्छा वो ज़रूर पूरी कर लेता था, वो भी मेरे इच्छा के बिना।
पर फिर भी माँ बनना मेरे नसीब में नहीं था। मैं अपना दर्द भी किसी से नहीं बांट सकती थी, क्योंकि माँ पिताजी तो बचपन में ही गुजर गए थे और एक चाचा चाची थे। उन्होंने मुझे पैसे के लालच में इन कसाईयों के साथ बेच दिया था। अब मेरा एक और नाम पड़ चुका था, बांझ। एक खूबसूरत नाम आकांक्षा के होते हुए भी अब सब मुझे भूल चुके थे। चाहे मेरी जेठानियाँ हो या सास, सबके मुंह पर एक ही नाम था, बांझ। अब तो घर पर मेरे साथ भी परायों जैसा व्यवहार किया जाने लगा था, जैसे मैं कोई अछूत हूँ। एक बार फिर मुझे पता चला कि मेरे पति की एक प्रेमिका थी। शादी से पहले मेरी शादी तय होने की वजह से इनकी प्रेमिका ने इन्हें छोड़ दिया था। विशाल उसका गुजरा हुआ मुझ पर निकाल रहा था। ये बात खुद विशाल ने मुझे बताई थी। अगर मैं कुछ पूछती तो विरोध करती। उस दिन मेरी हालत उठने से ठीक नहीं थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। मैंने खुद से विचार किया, एक बार डॉक्टर से चेकअप करवाऊं तो मैं अपना बांझ होने का कलंक मिटा सकूंगी। इसलिए मैं एक लेडी डॉक्टर से मिली। उन्होंने मेरा चेकअप करने के बाद कहा कि आकांक्षा, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, एक बार अपने पति का चेकअप करवा लो। जब मैंने ये बात अपने पति से बताई तो फिर मेरी सामत ही आ गई। उस दिन पहली बार मैंने असली दर्द क्या होता है ये जाना था। उन्होंने बेल्ट से मार मार कर मेरे शरीर पर जख्म बना दिया था। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, पर कोई भी मेरी मदद के लिए तैयार नहीं था। मैं उस मार से बेहाल वहीं ठंडे फर्श पर लेटती अपनी किस्मत पर रोती रही। इतना असहनीय दर्द हो रहा था कि खुद ब खुद आंसू बहे जा रहे थे। रोते रोते दर्द की पीड़ा से बेहोशी छा गई और मैं वहीं सो गई। मेरी नींद सुबह सास के तानों से खुली। ओ महारानी, सोती ही रहोगी या कुछ काम भी करना है? कहाँ से ये कमर झली हमारे बेटे के नसीब में आ गई। मैंने हिम्मत करके उठी, नहाकर घर के काम पर लग गई, लेकिन किसी ने भी मुझे रात के बारे में नहीं पूछा। एक बार मेरी बड़ी जेठानी की माँ हमारे घर पर आई थी तो उन्होंने भी मेरी सास जानकी देवी के ताल से ताल मिलाया। जानकी देवी, अपने लड़के की दूसरी शादी करवा दो तो उसके भी बच्चे हो जाएं, क्यों इस बोझ को पाल रही हो? मेरी सास भी उसकी बात से सहमत हो गई और अपने लड़के के लिए नई बहू की खोज शुरू कर दी। मैंने भी अब समझ लिया था, जब मेरे जीवन में सब कुछ बचा ही नहीं है तो मैं इस दर्द को क्यों सहूं। मैंने फैसला किया कि अब तो मुझे तलाक ले ही लेना चाहिए। अपने डर को पीछे छोड़कर मैंने तलाक का फैसला कर लिया और इत्तेफाक से उसी रात को मेरे पति फिर शराब पी कर आए। मैं बिस्तर पर लेटी थी और आते ही उन्होंने मेरी कमर पर लात मारकर मुझे ज़मीन पर गिरा दिया और गाली देकर बोले, मैं आया हूँ और तू सोई पड़ी है, जाकर खाना लेकर आ, मुझे भूख लगी है। मैं रसोई घर में गई और खाना गर्म करके ले आई। खाना तो आज मैंने भी नहीं खाया था, तो 2 थाली बिस्तर पर रख कर मैं वहीं बैठ गई। खाने का पहला निवाला खाते ही उन्होंने मेरे मुंह पर थूक दिया और थाली उठाकर मेरी ओर उछाल दी। ऐसा घटिया खाना बनाती है तू बांझ, तूने अभी तक खाना बनाना नहीं सीखा। मैंने अपने हाथ बीच में लाकर खुद पर गर्म खाना गिरने से बचा लिया और हिम्मत से कहा, मैं बांझ नहीं हूँ। शराब पी पी कर आपने खुद को कमज़ोर कर लिया है और दोष मुझे दे रहे हैं, मैं बांझ हूँ? इतना सुनना था कि वह उठे और अपनी कमर से बेल्ट निकाला और जैसे ही मेरी तरफ बेल्ट मारने की कोशिश की, मैंने बेल्ट को अपने हाथ से पकड़ लिया और उनसे छीन लिया। अब वह बिस्तर से उठे और मेरी तरफ जैसे ही झपटे, मैंने उन्हें पूरी ताकत से धकेल दिया और वह जाकर ज़मीन पर गिरा। शराब के नशे में ही जैसे तैसे वह उठे और बड़बड़ाए, आज तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगा। मैंने भी पलट कर जवाब दिया, तुम जैसे जानवर के साथ रहना कौन चाहेगा? बस फिर क्या था, उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला और सामने सब तमाशा देखने वाले खड़े थे। मैं भी गुस्से में थी। आज पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई थी कि आज सारा गुस्सा ही निकाल देना चाहती थी। मैंने देखा कि कमरे के बाहर मेरी सास, मेरी दोनों जेठानी और दोनों जेठ खड़े हैं। मैंने उनको देखते हुए कहा, आ गए तमाशा देखने के लिए? शर्म नहीं आती अपने नपुंसक बेटे की कमी को छुपाने के लिए मुझे दोष देते हुए? और अब किसी दूसरी मासूम लड़की की बलि देने की सोच रहे हैं। अपने बेटे की दूसरी शादी करने से पहले उसका अच्छे से इलाज करवाओ, तब तो किसी मासूम लड़की को फंसाना। इतना सुनते ही मेरी सास ने कहा, विशाल देख क्या कह रही है, अभी के अभी इसे बाहर निकाल। मैंने भी कह दिया, मुझे भी नहीं रहना इस घर में, मैं खुद ही निकल जाती हूँ यहाँ से। और रात के 11 बज रहे थे। मैं घर से निकल गई अपना सारा बैग लेकर।
खाली जेब, पता नहीं कहाँ जाना है और क्या करना है। बस मुझे अब उस जेल से आज़ादी चाहिए थी, बस फिर नहीं। मैं उस घर में जाऊंगी। मैं घर से निकली, उस समय रात के 11 बज रहे थे। मुझे कोई होश नहीं था, बस चलती जा रही थी। कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता था। मैंने तो आज खाना भी नहीं खाया था, तो भूख के मारे मुझे चक्कर आ रहे थे। बस चलते ही जा रही थी मैं, तभी सामने से एक कार मेरे ठीक सामने आकर रुकी। ऐ लड़की, मरना है क्या तुझे, जो ऐसे बीच रास्ते पर चल रही है? कार का ड्राइवर चिल्लाकर बोला। मैंने जब अपने सामने रुकी कार को देखा तो कार की रोशनी जैसे ही आंखों में पड़ी, मैं वहीं पर गिर गई और बेहोश हो गई। जब होश आया तो खुद को एक नए घर के रूम में बिस्तर में पाया। आँख खुली तो मेरे सामने एक 50 साल की खूबसूरत औरत बैठी थी, जिनका नाम कल्याणी देवी था। उठ गई बेटी। उस औरत के मुंह से बेटी शब्द सुनकर पता नहीं क्या हुआ, मेरे आंसू निकल आए और मैं रोने लगी। अरे रोती नहीं है, अच्छा ये बताओ कि तुम रहती कहाँ हो, तुम्हारा घर कहाँ है और तुम इतनी रात को ऐसे बीच सड़क पर क्या कर रही थी? मैं बस हैरानी से उस रूम को और उस औरत को देख रही थी। मेरी नज़र घड़ी पर गई जिसमें रात के 2 बज रहे थे, मतलब कि मैं यहाँ पर 3 घंटे से बेहोश पड़ी थी। जब उसने देखा मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, वह खुद ही बोली, मैं भी ना कैसी पागल औरत हूँ, पहले ये बताओ कुछ खाओगी? मुझे भूख तो ज़ोरों से लगी थी, तो मैंने हाँ में सर हिला दिया। वह बाहर निकली और 5 मिनट बाद फिर रूम के अंदर आ गई। उनके हाथ में एक प्लेट में नमकीन और कुछ बिस्किट और केक थे। अंदर आते ही बोली, इतनी रात हो गई है, खाना तो कुछ बचा नहीं है, अभी के लिए यही खा लो। मैंने जल्दी से पूरी प्लेट ख़त्म कर दी। जब मैंने खा लिया और नज़र ऊपर की तो वह औरत मुझे ही देखे जा रही थी और मुस्कुराई जा रही थी। मैंने भी शर्मिंदगी के साथ कहा, वो आंटी जी, आज मैं खाना नहीं खाई थी, तो भूख बहुत ज़ोर से लगी थी। औरत ने कहा, और खाना है? नहीं आंटी जी। अच्छा आप बताओ कहाँ से आई हो और तुम्हारे पति कहाँ हैं? उस औरत ने सवाल किया। आंटी जी, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं कहकर चुप हो गई। अच्छा आराम करो, कल बात करते हैं। कहते हुए वह औरत रूम से बाहर निकल गई। मेरी आंखों में नींद कहाँ थी, मैं तो जो कल हुआ था और आगे क्या होगा उसके बारे में सोच रही थी। सोचते सोचते सुबह के 5 बज गए। मेरी आंखों से नींद भर गई। मुझे किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया और मैं दोपहर के 12 बजे उठी। पिछले 8 सालों में पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं 12 बजे तक सोई थी। जल्दी से उठकर मुँह धोकर मैं उस रूम से बाहर आई तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मेरे तो होश ही उड़ गए थे। वह छोटा मोटा घर नहीं था, वह तो कोई आलीशान महल लग रहा था। इतना खूबसूरत महल जैसा घर मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा था। नीचे बड़ा सा हॉल, उस घर में पड़े 2 साइड सोफ़े और बीच में डाइनिंग टेबल। हॉल के दूसरी साइड भी ऐसे ही सोफ़े के सेट और उसके सामने एक और डाइनिंग टेबल था। एक साइड किचन था और उसके बगल के ऊपर जाने के लिए रिवॉल्विंग सीढ़ी बनी हुई थी। नीचे 3 कमरे बने हुए थे। ऊपर जाने का तो मौका ही नहीं मिला, पता नहीं ऊपर क्या था। सामने सोफे पर वही औरत बैठी थी, उसके साथ एक 3 साल की बच्ची भी थी। उसकी नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी, उस औरत ने मुझे बुलाया, इधर आ जाओ बेटी। पता नहीं मुझे उनके मुंह से बेटी सुनना इतना अच्छा लगा कि ये शब्द तो जैसे ही मैं भूल ही चुकी थी। इस घर में आने के बाद मुझे 3 ऐसे कारण मिले जिसने मुझे इस घर में रहने के लिए लालची बना दिया। एक तो मैं देर तक सोती रही और मुझे किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। दूसरा, ये घर नहीं महल था। और तीसरा, उस औरत का मुझे इतनी प्यार से बेटी बुलाना। मैं उनके पास जाकर बैठी तो उन्होंने सबसे पहले किचन की तरफ आवाज़ लगाई, कमला चाय लेकर आना। दादी, ये आंटी कौन है? इस बच्ची ने उस औरत से पूछा। बेटा, ये आंटी इस घर की मेहमान है। चाय पीने के बाद मैंने कहा, अच्छा आंटी जी, मैं चलती हूँ, मुझे काम की तलाश भी करना है। उस औरत ने मुझे एक पल देखा और पूछा, क्या तुम अपने घर से भागकर आई हो? मैंने कहा, नहीं आंटी। आप ऐसा क्यों बोल रही हो? उन्होंने मुझे मेरे शरीर पर बेल्ट के निशान देखे और तो पूछा, फिर ये तुम्हारे शरीर पर हर जगह ये घाव और निशान कैसे पड़े? मैंने उनकी बात को काटते हुए पूछा, सौम्या की माँ नज़र नहीं आ रही है? सौम्या की माँ को गुजरे हुए 2 साल हो गए हैं। जब सौम्या 1 साल की थी तो राधिका की एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। तब से सौम्या को मैंने पाला है। कहते हुए उन्होंने फिर से वही प्रश्न दोहराया। मैं उनकी तरफ देखते हुए एकदम से उनके घुटनों पर अपना मुंह झुकाकर रोने लगी। बताओ बेटी, क्या हुआ था? उन्होंने बड़े प्यार से पूछा। मैं फिर भी हिम्मत नहीं कर पाई
कुछ भी बताने की। उन्होंने फिर मेरे सिर पर हाथ रखकर बड़े प्यार से पूछा, क्या अपनी माँ को भी नहीं बताओगी? अब मेरे सब्र का बांध टूट गया, क्योंकि मेरा दुख बांटने वाला आज तक कोई भी नहीं था, तो किसको बताती। मैंने शुरू से अंत तक अपने पूरे जीवन की किताब उनके सामने खोल कर रख दी। मेरी पूरी कहानी सुनने के बाद आंटी को तो मानो यकीन ही नहीं हुआ कि कोई इतना भी जालिम कैसे हो सकता है। मेरी बात ख़त्म होते ही मैंने कहा, अब मुझे निकलना चाहिए आंटी जी। उस औरत ने मुझे प्यार से बैठाया और कहा, देखो बेटी, क्या तुम सौम्या की देखभाल कर सकती हो? भगवान भी कैसे कैसे जुल्म करता है, इस मासूम को माँ का प्यार नसीब नहीं हुआ। मैंने भी तुरंत अपना सिर हाँ में हिलाया, क्योंकि मेरे अंदर तो वैसे भी लालच आ गया था इस घर में रहने का। ठीक है आंटी जी, मैं आज से सौम्या का पूरा ध्यान रखूंगी। मैंने सौम्या को अपने पास बुलाया। सौम्या बेटा इधर आना। सौम्या मेरे पास आई। बेटा मुझसे दोस्ती करोगी? सौम्या भी खुशी खुशी मेरे बगल में आकर बैठ गई और हमारी अच्छी पटने लगी थी। फिर दोपहर का खाना खिलाकर मैं सौम्या को उसके रूम में ले गई और सुला दी। शाम को फिर सौम्या को उठाकर दूध दिया और मेरे साथ ही खेलती रही। रात को सौम्या का खाना भी खिलाया और सुलाया भी मैंने। दूसरे दिन सुबह मैं अपने टाइम पर 6 बजे उठ गई। नहाने के बाद मैंने फिर वही कपड़े पहन लिए, क्योंकि कपड़े तो मेरे थे नहीं मेरे पास। मैंने देखा कि पूरा घर खाली था, कोई भी नहीं था, पूरा घर खाली था। नीचे हॉल में मैंने किचन में गई और सामान ढूंढने लगी। फिर मैं अपने लिए चाय बनाई। कमला काकी मेरे लिए एक मस्त चाय बना दो, मैं थक गया हूँ। बाहर से किसी की आवाज़ आई तो मैंने मुड़कर देखा। 30-32 साल का लंबा चौड़ा आदमी काले रंग का सूट और काले रंग का पैंट पहने सोफे के पास खड़ा था। मैंने जो चाय बनाई थी जाकर उसको पकड़ा दी। वह आदमी मुझे एक टक घूरे जा रहा था। तुम कौन हो और कमला काकी कहाँ है? उसके इस सवाल से मैं डर गई। एक तो इतनी सुबह सुबह वह ऐसे घर के अंदर आया था, और फिर उसका ये सवाल। मैंने हिम्मत के साथ कहा, मैं सौम्या की देखभाल करने के लिए यहाँ आई हूँ, मगर आप कौन हैं? मेरे ही घर में खड़ी होकर मुझसे सवाल करती हो? तुम्हारी ये हिम्मत? मैं तुम्हारी सौम्या का पापा हूँ। मैंने आश्चर्य से उनकी तरफ देखा और कहा, मुझे क्या पता आप सौम्या के पापा हैं। मैं तो यहाँ कल ही आई हूँ, और इतनी सुबह सुबह कोई ऐसे घर में घुस आएगा तो पूछना तो पड़ता है। अच्छा ठीक है, ये बताओ कहाँ से आई हो, और पहले तुम्हारे बच्चे पाले हैं तुमने? मैंने कहा, मैंने ना में जवाब दिया और गुस्सा आ गया। किसने कहा तुमको बताओ? वो आंटी जी। मैंने भी डरते डरते कहा। ये माँ भी ना बिल्कुल पागल हो गई है। मैं उदास होकर वहाँ चुपचाप खड़ी थी। तो फिर उन्होंने गुस्से से कहा, अब क्या मेरे सिर पर खड़ी रहना है? जाओ अपना काम करो। मैं उदास से किचन में एक टेबल पर बैठ गई। मेरी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। थोड़ी देर में आंटी की आवाज़ आई, मेरे कानों में पड़ी, आकांक्षा उठ गई हो? सौम्या को भी उठा दो। मैं किचन से बाहर निकली और देखा तब तक सौम्या के पापा जा चुके थे। मैंने सौम्या को उठाया और तैयार करके नीचे लेकर आई। मेरे चेहरे पर उदासी देखकर आंटी ने पूछा, क्या हुआ? मैंने उनको सुबह वाली पूरी बात बता दी, जिसे सुनकर आंटी ने कहा, मेरा बेटा राधिका के जाने के बाद थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है। वह उससे बहुत प्यार करता था। बस कोई उसके चेहरे की वह मुस्कान वापस ला दे तो मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाए। बहुत उदास रहता है मेरा बच्चा। मैं पूरा दिन उनके ही बारे में सोचती रहती हूँ। सौम्या ने भी मेरा उदास चेहरा देखा। पूछा, आपको क्या हुआ आंटी? कुछ नहीं, तो दादी उसको बताए कि आज उसके पापा ने आंटी को डांटा। रात को सौम्या के पापा घर आए तो सौम्या मेरी गोदी में बैठी थी। आते ही उन्होंने सौम्या को बुलाया, मेरा बच्चा आजा, पापा के पास आजा। सौम्या ने अपने पापा को देखकर कहा, आप गंदे हो, आपने आंटी को आज क्यों डांटा? कहते हुए सौम्या मेरी तरफ बैठ गई। मैंने उसको समझाया, बेटा ये आपके पापा हैं और पापा से कभी ऐसे बात नहीं करते, गंदी बात है, चलो पापा से सॉरी बोलो। और सौम्या ने फिर अपने पापा से सॉरी बोला। सौम्या के पापा मुझे ही घूरे जा रहे थे। मैंने जल्दी से सौम्या को उठाया और उसके रूम में चली गई सुलाने के लिए। सौम्या को सुलाने के बाद मैं नीचे आई तो आकाश जी वहीं सोफे पर बैठे मुझे घूर रहे थे। मैं उनसे नज़रें बचाकर जाने लगी तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, मतलब अब तुम मेरी बच्ची को मेरे खिलाफ करके मुझसे अलग करना चाहती हो? मैं तुम जैसों को अच्छे से जानता हूँ। बच्चा चोर गिरोह से तुम। मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ, नहीं तो चली जाओ इस घर से अभी के अभी।
मैं भी रोने लगी और वाह रे किस्मत, पहले बांझ फिर तलाक और अब बच्चा चोर। गिरोह में और कितने कलंक लगाने के बाकी हैं मेरी ज़िंदगी में। मैंने आंखों में किसी तरह आंसू छुपाकर कहा, साहब जी पुलिस को फ़ोन मत लगाना, मैं अभी चली जाती हूँ इस घर से। और मैं वहीं से दरवाजे की ओर मुड़ गई, फिर बाहर निकल आई। सभी मर्द एक जैसे होते हैं। मैं घर से निकल तो आई थी, पर मेरे सामने फिर वही समस्या थी। अब मैं किस तरफ जाऊं? 2 दिन की खुशियां मेरे नसीब में आई थी। इन 8 सालों में सब मर्द एक जैसे होते हैं, निर्दय, जालिम। उनको किसी औरत की चिंता नहीं होती है। मैं सोचती हुई जा रही थी, तभी मैंने देखा कि सामने 2 लड़के एक लड़के को मार रहे थे और उसके हाथ में कुछ छीन रहे थे। वह लड़का उनसे मुकाबला कर रहा था, पर उस तरफ 2 लड़के थे। ये लड़का कमज़ोर पड़ता जा रहा था, फिर भी मुकाबला जारी था। अचानक उसमें एक लड़के अपनी जेब से चाकू निकाला और अकेले लड़के के पेट में चाकू मार दिया और उसका मोबाइल छीनकर भाग गए। वो अकेला लड़का वहीं पर गिर गया और उसको अब होश नहीं था कुछ भी। मैं भाग कर गई और उसको उठाया और आसपास नज़र दौड़ाई तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। रात के 10 बज रहे थे, रोड पर खाली था, पर कुछ तो करना ही था। ये सोचकर उस लड़के को अकेले ही घसीटते हुए ले जाने लगी। तभी वहाँ से 2 आदमी निकलकर जा रहे थे, तो मैंने उनसे मदद मांगी। इस लड़के को सामने अस्पताल तक पहुँचा दिया। उन दोनों ने उस लड़के को हॉस्पिटल तक पहुँचाया और जल्दी से निकल गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने इलाज चालू किया और पूछा, ये आपके कौन हैं? अब मैं क्या बोलती, ये कौन है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या बोलूं। मैंने भी साफ साफ बता दिया कि ये मुझे सामने की सड़क पर बेहोश मिले थे, तो मैं इनको यहाँ लेकर आ गई। डॉक्टर ने उसका इलाज चालू किया और उसके पर्स से उसका विजिटिंग कार्ड निकाल कर उस पर लिखे नंबर पर फ़ोन किया और उनके घर वालों को वहाँ बुलवाया। वो हॉस्पिटल कोई इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं था, वह तो एक छोटे से घर पर बना एक नर्सिंग होम था, जिसमें 3 कमरे थे मरीजों के लिए, पर फिर भी सर्व सुविधा सब कुछ था। रात 4 बजे कोई हॉस्पिटल में चिल्लाते हुए पहुंचा, डॉक्टर डॉक्टर कोई है यहाँ। उसकी आवाज़ पर हॉस्पिटल के अंदर गूंज उठी। मैं उस लड़के के पास ही उसके बेड पर बैठी थी और बाहर से आती हुई आवाज़ को सुन सकती थी। डॉक्टर ने जैसे ही वह आवाज़ सुनी, डॉक्टर उस आवाज़ की तरफ गए। ओह मिस्टर आरव, आ गए आप? डॉक्टर, मेरा भाई किधर है और उसको क्या हुआ? उसकी आवाज़ में भारीपन और चिंता थी। मैं समझ गई ये जो कोई है उस लड़के का भाई है। डॉक्टर ने बताया, अब आपका भाई ठीक है और उस कमरे में है। तुरंत मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और वह शख्स अंदर आ गया। छोटे, क्या हुआ तुझे और किसने किया ये सब? बोलते हुए उसकी नज़र मेरी ओर आई। मेरी सांस ही रुक गई। मैं अब उस कमरे से बाहर जाने के लिए जैसे ही मुड़ी, उसने आवाज़ लगाई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमको मैंने कहा था ना मेरे घर परिवार से दूर रहने के लिए, तो तुमको सुनाई नहीं देता क्या? बुलाऊं क्या पुलिस को? मैंने इतना ही सुना और वहाँ से निकलकर उस हॉस्पिटल से बाहर आ गई। पर अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? रात के 4 बज चुके थे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर 2 घंटे हॉस्पिटल के बाहर साइड में एक बेंच पर ही रुकने का विचार किया। सुबह उजाला हो जाएगा तो कुछ दिमाग लगाकर कहीं चले जाएंगे। उस बेंच पर आकर बैठ गई और बैठे बैठे नींद में चली गई। हॉस्पिटल के अंदर जब उस लड़के के रूम में गए तो उन्होंने पूछा, मिस्टर आकाश, वह लड़की कहीं गई? कहाँ गई? क्या वह लड़की मेरे भाई को यहाँ लाई थी? डॉक्टर, आकाश जी ने चौंकते हुए पूछा। डॉक्टर ने जवाब दिया, यस मिस्टर आकाश। वह बता रही थी कि 2 लड़के उसको चाकू मारकर इसका मोबाइल छीनकर भाग गए, तो वह लड़की इसको उस सड़क से यहाँ हॉस्पिटल में लेकर आई थी। पता नहीं कहाँ चली गई बिना बताए इतनी रात को। मिस्टर आकाश ने घड़ी देखी तो रात के 4:30 बज रहे थे। मिस्टर आकाश तुरंत उठे और, डॉक्टर, आप मेरे भाई के लिए तुरंत कोई नर्स का इंतज़ाम करो, मैं अभी आया 5 मिनट में, कहते हुए हॉस्पिटल के बाहर आ गए। और जैसे ही कार में जाने लगे तो उनको मैं वही साइड पर बेंच पर सोती हुई दिखी। मिस्टर आकाश मेरे पास आए और उठाते हुए बोले, ए लड़की सुनो। मैं आवाज़ सुनकर तुरंत जाग गई और देखा तो सामने मिस्टर आकाश खड़े थे। मैंने हड़बड़ाते हुए उनसे कहा, साहब पुलिस को मत बुलाना, मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊँगी। रात में कहाँ जाऊँ? कुछ डर सा लग रहा था। मिस्टर आकाश मुझे हॉस्पिटल के अंदर बुलाया और सिर्फ इतना ही कहा, जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। मैं गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल गया। तुमने मेरे भाई की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। बोलो तुमको कितना रुपया चाहिए? मैंने कहा, साहब मैंने कोई उपकार नहीं किया, ना ही रुपयों के लिए किया है।
और हाँ, आपके भाई की जगह कोई और भी होता तो मैं वही करती, मैंने अभी किया। और मैं बच्चा चोर नहीं हूँ साहब, मेरी मजबूरी ने मुझे यहाँ पर काम करने दिया, नहीं तो मैं पढ़ी लिखी बीएससी एमएससी पास स्टूडेंट हूँ, कुछ भी काम कर सकती हूँ। मिस्टर आकाश शर्मिंदा थे, उन्होंने दोबारा भी माफ़ी मांगी और कहा मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। जो कुछ भी हुआ माँ को मत बताना प्लीज़। मैंने भी कहा नहीं बताऊंगी और बात करते करते सुबह के 6 बज गए थे। उजाला पूरी तरह हो चुका था। मैंने उनसे कहा आप घर जाइए, मैं यहाँ पर हूँ, पक्का तो संभाल लोगी? उन्होंने सवालियत तरीके से पूछा। मैंने कहा हाँ मैं संभाल लूँगी, आप जाइए, नहीं तो माँ जी चिंता करेगी आपकी। मिस्टर आकाश वहाँ से चले गए और मैं अब आपके भाई के पास आकर बैठ गई। सुबह 10 बजे आकाश जी और उसकी माता जी हॉस्पिटल में आई और वरुण को देखने उस कमरे में आए। हॉस्पिटल का रूम बहुत छोटा था, उसमें सब तो नहीं आ सकते थे, तो माँ जी को उस रूम में छोड़कर मैं और आकाश जी बाहर चले गए। बाहर जाते ही आकाश जी पहली बार बड़े प्यार से मेरा नाम पुकारा, आकांक्षा जी। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा तो आकाश जी ने कहा मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए मैं इतना सब बोल गया आपसे। अभी सुबह मुझे माँ ने आपके बारे में सब बताया, मुझे लगा मैं गलत था। मैंने भी उनकी तरफ देखते हुए कहा मुझे इसकी आदत है, मैं ऐसी बातें हर रोज़ सुनती हूँ, ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मैं बस पुलिस वाली बात से डर गई थी, क्योंकि मेरे ऊपर तो 3 कलंक पहले ही लग चुके थे। फिर अगर पुलिस जाती तो फिर बांझ, तलाक, बच्चा चोर के बाद हवालत में भी रहने का कलंक लग जाता। मिस्टर आकाश ने अपनी गलती महसूस की और कहा अच्छा तो बताइए, इसके लिए आप मुझे क्या सज़ा देना पसंद करोगी? मैं ये शब्द पहली बार सुन रही थी। कोई मर्द मेरे सामने अपनी गलती मानकर सज़ा के लिए बोल रहा था। मैंने कहा ऐसा नहीं है, मैं किसी को कोई सज़ा नहीं देने वाली हूँ, वैसे भी सब मर्द एक जैसे होते हैं। आज बोल रहे हैं आप, कल फिर दोगुना दर्द मुझको ही मिलेगा। आकाश जी ने कहा आकांक्षा जी मैं इतना बुरा नहीं हूँ, वह तो राधिका के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बचा नहीं है, मैं ऐसा बन गया था। आपसे वादा करता हूँ आज के बाद मैं कभी भी किसी बात पर गुस्सा नहीं करूँगा, बस आप मेरी बेटी को संभाल लो। मैंने भी कहा आप सौम्या की चिंता मत करिए, मैं उसको कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूँगी। तब तक आकाश जी की माँ भी बाहर आ जाती है और आकाश जी ने कहा माँ मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। रुक, इसको भी ले जा, साथ में घर छोड़ देना, रात भर जागी है तो आराम कर लेगी। आंटी जी ने आकाश जी से कहा। मैंने मना कर दिया पर आंटी ने मुझे ज़बरदस्ती घर भेज दिया। मुझको घर छोड़ने के बाद आकाश जी अपने ऑफिस चले गए और मैंने एक अच्छी नींद ली। शाम को उठने के बाद सौम्या के साथ बैठी थी तो सौम्या ने कहा आंटी आपके कपड़े कितने गंदे हैं, जाओ अभी इसको बदल के आओ। मैंने भी मासूमियत के साथ कहा पर आपकी आंटी के पास तो कपड़े ही नहीं है। सौम्या उठी और मेरे साथ ऊपर चलकर आकाश जी के रूम से अपनी माँ की साड़ी दी और कहा जाइए इसको पहन के आइए जल्दी से। मैंने भी देखा मेरे कपड़ों पर खून के निशान लगे हुए थे तो मैंने जल्दी से साड़ी पहन ली और चेंज कर ली। अब आप अच्छी लग रही हो आंटी, कहते हुए सौम्या फिर से मेरे पास आ गई। रात को जब आकाश जी घर पहुंचे तो सौम्या को खाना खिला रही थी। आकाश जी आते ही गुस्से में तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये साड़ी पहनने की, किसने दी तुमको ये साड़ी, कहते हुए बिल्कुल लाल पीले हो गए। सौम्या ने डरते डरते कहा पापा ये साड़ी आंटी को मैंने दी है। आकाश जी ने सौम्या को एक थप्पड़ लगाया और मुझसे कहा जाओ अभी के अभी ये साड़ी उतार कर आओ और अपने रूम में चली जाओ। मैंने सौम्या को चुप कराया और उसको उसके कमरे में सुलाकर साड़ी बदलकर आकाश जी के रूम में गई और साड़ी वापस उनको दे दी और कहा आपको बच्ची पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, आपने बहुत गलत किया है, और बोलकर वापस आ गई। सुबह उठी तो घड़ी की तरफ देखा 7 बज रहे थे। जल्दी से उठी, रूम से बाहर आई, देखा तो फिर से सन्नाटा था। मैंने अपने लिए चाय बनाई और पीने के बाद किचन में वापस आ गई। देखा तो सामने आकाश जी तैयार होकर खड़े थे। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह? आकाश जी बोले कि हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मैं भी उनके साथ हॉस्पिटल चली गई। आकाश जी ने आंटी को घर भेजा और हम दोनों वहाँ पर थे। तब आकाश जी ने कहा कल रात के लिए सॉरी, मुझे भी अपनी सुहाग रात वाली बात याद आ गई। तो मैंने कहा आकाश जी एक बात बोलूं, बुरा मत मानिएगा। आकाश जी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा जी बोलिए। तो मैंने उनसे कहा मेरे पति ने सुहाग रात वाले दिन मेरे साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया और फिर दूसरे दिन सुबह को मुझे सॉरी बोला, पर दूसरे दिन भी उन्होंने मेरे साथ वैसा ही किया
और तीसरे दिन फिर उन्होंने मुझसे सॉरी बोला। इसके बाद उसका ये रोज़ का हो गया था। मेरी बात तो आप समझ रहे हैं। क्यों आकाश जी? उन्होंने मुझसे फिर वादा किया कि मैंने कहा वादा नहीं करके दिखाइए। उन्होंने भी कहा ठीक है, मैं बदल कर दिखाऊंगा आपको। मैं खुशी होगी आपके बदलने से। और मैं ये अपने लिए नहीं कर रही हूँ, मैं आपके लिए कर रही हूँ। मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? आप आज छोटे जानवर हैं, कल बड़े जानवर बन जाइएगा, मेरा क्या जाएगा? आकाश जी ने मेरी बात को समझ लिया और सिर झुकाकर बाहर चले गए। सुबह 10 बजे आंटी जी हॉस्पिटल आई और फिर हमें घर भेज दिया। घर पहुंचकर मैंने सौम्या को उठाया और नीचे लेकर आई, फिर दूध गर्म करके दिया। आकाश जी सामने बैठकर नाश्ता कर रहे थे। उन्होंने सौम्या से बात करनी चाहिए तो सौम्या दूध खत्म करके वहाँ से उठकर भाग गई और जाते जाते बोली, आप गंदे हो, मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। मैं आकाश जी से बोला, आप जाइए, मैं उसको समझा दूँगी। आकाश जी ऑफिस के लिए चले गए। मैं सौम्या के रूम में गई तो वह बिस्तर पर उदास बैठी थी। क्या हुआ हमारी सौम्या को? बोलते हुए मैं बिस्तर पर पहुंची। आप पापा गंदे हैं, मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी। आंटी आप भी मत करना। मैंने उनको समझाया, ऐसा नहीं बोलते हैं बेटा, अगर हम गलत काम करते हैं तो भगवान जी हमें सज़ा देते हैं और हमारे मम्मी पापा हमारे भगवान हैं। हम गलत काम करेंगे तो वो हमें सज़ा देंगे। अच्छा आंटी, अगर गलती हो जाए तो फिर क्या करते हैं? सौम्या ने अपनी मासूम जुबान से पूछा। मैंने भी वैसे ही जवाब दिया, अगर हमने गलती की तो हमें सॉरी बोलना चाहिए। आपने गलती की थी, पापा को सॉरी बोलना चाहिए था। मैं पापा को सॉरी बोलूँगी जब वह वापस आएंगे और हम दोनों मस्ती करेंगे। शाम को आज जल्दी से आकाश जी ऑफिस से आ गए और नीचे के सोफे पर बैठ गए। कमला काकी ने उनको पानी दिया और सौम्या मेरे साथ कमरे में बाहर आ गई। अपने पापा को देखकर उनके पास गई। पापा सॉरी, अब आगे से ऐसा गलती नहीं करूँगी। आकाश जी ने सौम्या को अपनी गोद में बैठा लिया। उन्होंने भी सौम्या को सॉरी कहा और मेरी तरफ देखते हुए थैंक्स कहा। जल्दी से तैयार हो जाओ, हम घूमने चलते हैं। सौम्या ने कहा, पापा आंटी के पास तो कपड़े ही नहीं है तो वह क्या पहनेगी? तुम मेरे कमरे से जो कपड़े पसंद हो वह पहन लो और जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। हम दोनों खुश हो गए। मैंने कल्याणी देवी जी से जाने के लिए इजाज़त मांगी तो उन्होंने खुशी खुशी मुझे जाने की इजाज़त दे दी, क्योंकि बहुत दिनों बाद उन्होंने अपने बेटे में थोड़ा सा बदलाव देखा था। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार कहीं किसी के साथ घूमने जा रही थी। जाते जाते आकाश जी ने पीछे से आवाज़ लगाई, नीला कलर मेरा फेवरेट है। उस समय तो मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, पर उनके रूम में गई तो देखा कि उनके खिड़कियों के पर्दे भी नीले थे। उनके रूम में सोफ़ा भी नीला था। मैं तब भी कुछ समझ नहीं पाई, पर जब मैंने अलमारी खोली तो उसमें लगभग सभी साड़ियाँ नीली कलर की थी, जो कुछ साड़ियाँ भी अलग कलर की थी। तब मैं उनकी बात का मतलब समझ गई। क्या ये किसी नए रिश्ते की शुरुआत थी? मेरे मन में कई सवाल उठे, पर मैंने उनको दबा दिया और एक डार्क नीली साड़ी पहनकर तैयार होकर बाहर आ गई। हम घर से निकले। पहले तो सौम्या को पार्क घुमाया, फिर सौम्या के लिए कुछ कपड़े खरीदे और उसी मॉल में हमने खाना खाया और रात को घर आ गए। जब हम घर पहुंचे तो कल्याणी देवी जी बरामदे में बैठी थी। अपने बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। वाह बेटा, जो राधिका के कपड़ों को हाथ तक नहीं लगाने देता था, उसने आकांक्षा को राधिका के कपड़े पहनने के लिए दे दिए। यह बहुत बड़ी बात थी। घर पहुंचकर सौम्या को दूध पिलाकर उसके कमरे में सुलाकर मैं नीचे आ गई तो देखा आकाश जी वहीं पर बैठे थे। मेरे पास आते हुए बोले, थैंक्स आकांक्षा जी, आज आपकी वजह से मुझे मेरी बेटी वापस मिल गई। मैंने भी कह दिया। वैसे थैंक्स तो मुझे आपको कहना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से आज मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतना खुल के एंजॉय किया है। अच्छा जाइए, अब सो जाइए। आकाश जी ने जाते जाते कहा, बहुत खूबसूरत लग रही थी आज आप। मैंने कहा थैंक्स, वैसे मेरा फेवरेट कलर क्रीम है, और मुड़कर अपने रूम में चली गई। मस्त एक सुखद दिन की समाप्ति हुई। सुबह उठकर चाय पीकर मैं सोफे पर बैठी थी। आकाश जी तैयार होकर आए और हम हॉस्पिटल चले गए। आज आकाश जी ने क्रीम कलर का सूट और पैंट पहना था। मुझे लगा कहीं उनके दिल में भी वही तो नहीं जो मेरे दिल में है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद आंटी जी घर आ जाने के बाद वापस आ गई। आकांक्षा जी मेरी पुरानी सेक्रेटरी काम छोड़कर चली गई है, तो क्या आप मेरी सेक्रेटरी बनेगी क्या? मैं उनकी तरफ आंखें फाड़ कर देखती रही। ऐसे क्या देख रही हैं? मैंने कोई आपको आई लव यू बोल दिया क्या? पर मैं कैसे?
मैंने आज तक कभी बाहर काम नहीं किया है। आकाश जी बोले, उसमें क्या है, जैसे घर को मैनेज करती हैं वैसे ही ऑफिस को, मेरे काम को मैनेज कर लीजिएगा। मुझे पूरा भरोसा है आप मेरी सेक्रेटरी बनकर अच्छे से काम कर लेगी। मैंने भी हिम्मत करके हाँ बोल दिया और कल से ऑफिस जाऊंगी बोल दिया। मुझे घर छोड़ने के बाद आकाश जी ऑफिस के लिए जा रहे थे। मैंने भी बोल दिया, आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। आकाश जी ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए कहा, थैंक्स। मैं घर पर आ गई और नहाकर एक नई साड़ी पहनकर सौम्या के साथ बैठ गई। आज वरुण जी को भी हॉस्पिटल से घर आना था तो आकाश जी सीधा हॉस्पिटल गए और वहाँ से वरुण को लेकर वापस घर आए। कमरे में बैठी रहने को क्यों, बार बार उनके ऊपर होने से उसके जख्म भर नहीं जाएंगे। मैंने भी कह दिया, कोई बात नहीं, मैं कुछ दिन यहीं सोफे पर सो जाऊंगी। तो आंटी ने कहा, सोफे पर क्यों तुम सोओगी, सौम्या को रूम में सो जाओ, सौम्या भी खुश हो जाएगी। और आकाश जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सौम्या तो ठीक, पर आकाश जी क्यों मुस्कुराए समझ में नहीं आया। खाना खाने के बाद मैं सौम्या को लेकर ऊपर कमरे में चली गई सोने के लिए। सुबह उठकर जल्दी से नहाकर मैं मंदिर आ गई। कह सकते हैं पहली बार मंदिर गई थी, क्योंकि मेरा भगवान से विश्वास उठ चुका था। इसलिए मैंने भगवान से भी माफ़ी मांगी और उनका धन्यवाद किया। सुबह 7 बजे मैं वापस आई और कमला काकी ने मुझे चाय दी। आज पहली बार कमला काकी ने मुझे चाय पिलाई। मैं तैयार तो बैठी थी, तभी आकाश जी आए और नाश्ता करने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, रेडी हो आकांक्षा जी? मैंने भी हाँ में सिर हिलाया और हम लोग निकल गए ऑफिस के लिए। आकाश जी के साथ मेरा ये दूसरा नया एक्सपीरियंस था। पहला तो मैं ज़िंदगी में पहली बार कहीं घूमने गई थी, दूसरा ज़िंदगी में पहली बार मैंने बाहर की दुनिया देखी थी। ऑफिस पहुंचकर मैंने आकाश जी को बोला, आप चलिए मैं आपके पीछे पीछे आती हूं। आकाश जी चले गए तो मैंने जब ऑफिस के लिए चलना स्टार्ट किया, जैसे ही ऑफिस के गेट से अंदर घुसी, पहले तो मुझे गार्ड ने रोका और पूछा, आपको यहाँ किससे मिलना है? मैंने बताया, मुझे मिस्टर आकाश से मिलना है। और मैं इतने में गार्ड ने मुझसे कहा, अभी आप जाइए, 2 बजे के बाद आइएगा, अभी साहब जी बिजी हैं। मैं हैरान थी, ये गार्ड है या आकाश जी को सेक्रेटरी। मैंने फिर से निवेदन किया, मुझे आकाश जी ने बुलाया है, आप उनसे बोल दो गेट पे आकांक्षा आई है। गार्ड ने फिर नहीं सुना और मुझे बाहर जाने को बोला। इतने में सामने से एक आकाश जी आते दिखे। क्या हुआ आकांक्षा, कहाँ रुक गई? आओ ना जल्दी अंदर, तुम गेट पर क्यों रुक गई? गार्ड ने जैसे ही सुना उसकी तो सांस अटक गई। मैडम जी माफ़ कर दीजिएगा, मुझसे गलती हो गई, सर से शिकायत मत कीजिएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। गार्ड ने गेट खोला और मैं अंदर आई। क्या हुआ, तुम मेरे साथ अंदर क्यों नहीं आई? आकाश जी ने पूछा तो मैंने भी गार्ड को देखकर कहा, मैं वो देखना चाहती थी कि ऑफिस के लोग कैसे काम करते हैं, पर थोड़ा सामने वाले को सम्मान भी देना सीख जाओ तो अच्छा हो जाए। अच्छा चलिए बॉस। बॉस क्यों, क्या हुआ? आप तो ऐसे चौंक गई जैसे ही मैंने आपको आई लव यू बोल दिया हो। ये ऑफिस है और मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, तो आप मेरे बॉस हुए ना। हम दोनों कैबिन के अंदर आ गए और आकाश जी के साथ एक और लड़की थी। आकाश जी ने कहा, प्राची इनको काम समझा दो, और ये नई है तो इसको भी सब अच्छे से समझाना। जी सर कहते हुए प्राची मुझे काम समझाने लगी। मुझे भी सीखने की चाह बहुत पहले से थी, तो मैंने भी सब काम मन लगाकर सीखा। शाम को हम एक साथ वापस आए और फिर मैं सौम्या के साथ कुछ समय बिताना और खाना खाकर जल्दी से सो गई, क्योंकि आज मैं थक गई थी। सुबह उठकर फिर वही रूटीन चालू हुआ। हम ऑफिस पहुंचे तो मैं सीधे कैबिन में आ गई और हम काम करने लगे। मैं बॉस के सामने बैठकर काम कर रही थी। कैबिन का दरवाज़ा मेरे ठीक सामने था। यस मिस्टर विशाल, कहिए कोई काम था क्या? बॉस ने मेरे पीछे खड़े आदमी से कहा। वो बॉस, मेरे घर से फ़ोन आया था कि मेरी माँ अभी अभी चल बसी, मुझे छुट्टी चाहिए थी। मैंने बिना देखे ही आवाज़ और नाम से जान लिया कि यह मेरा जालिम पति है। जब मैंने अपनी सास की मृत्यु का समाचार सुना तो दिल में धक्का लगा। अब कैसी भी थी, वह मेरी सास थी। आकाश जी ने उनको छुट्टी दी और चले गए। मेरी आंखों में आंसू निकलता देख आकाश जी मजाक करते हुए कहा, क्या हुआ तुमको? तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे तुम्हारी सास मरी हो। मैंने भी उन्हें बता दिया बॉस, वह मेरी सास थी और विशाल मेरा जालिम पति था। आकाश जी की बोलती ही बंद हो गई। मैंने भी छेड़ते हुए कहा, अब बोलिए बॉस, क्या बोल रहे थे आप? आकाश जी ने पूछा, चलना है क्या अपनी सास के घर? मैंने कहा, जाने की इच्छा तो है पर हिम्मत नहीं है। वह लोग फिर से गालियाँ देंगे। ऐसे कैसे गालियाँ देंगे? वह भार्गव इंडस्ट्रीज की मालकिन को। मैं उनके मुंह से ये बात सुनकर दंग रह गई थी।
उन्होंने कूल होते हुए कहा, सिर्फ नाटक करना है हमको, और हम सौम्या को भी लेकर जाएंगे ताकि तुम्हारे चरित्र से इस बांझ होने का कलंक मिट सके। दुनिया इतनी आगे निकल गई और ये लोग वहीं पर अटके हैं। अपनी कोख से ही जन्म देने पर औरत माँ बनती है क्या? अगर इतना दिमाग उसमें होता तो बच्चे के लिए तो और कई उपाय थे। आजकल विज्ञान से इतनी तरक्की कर ली है। मैं उनकी बात सुनकर रोने लगी तो उन्होंने फिर से पूछा, क्या हुआ सौम्या, तुम्हारी बेटी नहीं है? मैंने कहा, आकाश जी, सौम्या मेरी बेटी है और मैं उसकी माँ हूँ। आज मैं बांझ नहीं हूँ। फिर हम लोग ऑफिस से निकले और घर पहुँचे और वहाँ से सौम्या को लेकर हम मेरे ससुराल पहुँचे। रास्ते में आकाश जी ने सौम्या को बता दिया था कि बेटा, अब से तुम आंटी को मम्मी बोलना। सौम्या भी इतनी सी उम्र में बहुत समझदार हो गई थी। हम जैसे ही मेरे ससुराल पहुँचे तो सबका रोना धोना चालू था। मैं तो पूरी तरह से तैयार होकर सज धज कर गई थी, क्योंकि मुझे उनके घर के मातम से मतलब नहीं था। मुझे तो उनको अपनी दौलत को और अपनी बेटी को दिखाना था। मेरे अंदर जाते ही सबकी नज़र हमारे ऊपर ही पड़ गई। मेरे पति मुझे देखते ही चिढ़ गए। तू यहाँ क्या करने आई है? तेरे को तो घर से निकाल दिया था ना मैंने। पीछे से आवाज़ आई, तो क्या हम चले जाएं यहाँ से? मेरे पति एकदम घबरा गए। बॉस आप? हाँ भाई, हम तो तुम्हारे गम में शामिल होने आए थे और तुम हमें दरवाजे से ही भगा रहे हो। मेरे पति ने घबराते हुए कहा, नहीं सर, आपको नहीं। वह तो इसको बोल रहा था। तभी सौम्या की आवाज़ आई, मम्मी ये अंकल कौन है? ऐसे क्यों चिल्ला रहे? मैंने सौम्या को जवाब दिया, बेटा ये अंकल एक राक्षस है। ये ड्रैकुला है जो खून चूसते हैं। अच्छा मम्मी, तो फिर ये ड्रैकुला से हमें कौन बचाएगा? बेटा इससे बचाने के लिए गॉड हमको शक्ति देते हैं और हम इसको मार देंगे, मैंने सौम्या को समझाते हुए कहा। फिर मम्मी गॉड को हमें शक्ति देंगे? मैंने कहा, बेटा आपके गॉड कौन है? सौम्या ने कहा, पापा। हाँ बेटा, आपके पापा ने हमको शक्ति दी है, एक प्यारी सी सौम्या, और हमारी सौम्या ने इस गंदे अंकल को मार गिराया। मैंने अपना सुर तेज आवाज़ करते हुए कहा, सुना मिस्टर विशाल, ये मेरी बेटी है। और भाभी आप भी देख लो, मैं बांझ नहीं हूँ, मैं बांझ नहीं हूँ, मैं बांझ नहीं हूँ। कहते कहते मैं सौम्या से लिपट कर वहीं ज़मीन पर बैठ गई और रोने लगी। विशाल को काटो तो खून नहीं, वह तो आंख फाड़ कर सब कुछ देख रहा था। उसके तो जैसे होश ही उड़ गए थे। जिस औरत को वह अपने पैरों की जूती समझता था, वह बड़ी कंपनी की मालकिन बन गई। अब विशाल उसका अंदाज़ा मुजालिम था। मेरे सेठ और सेठानियों को भी यही हाल था। किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, सब हक्का बक्का थे। उसके बाद आकाश जी ने और सौम्या ने मुझे चुप कराया और हम अपने घर वापस आ गए। घर आकर कल्याणी जी का सब बात बताई तो वह कहने लगी, बेटी तुमने अच्छा किया वहाँ चली गई और अब तुम्हारे मन को थोड़ी शांति मिलेगी। कल्याणी जी अपने बेटे पर आए परिवर्तन को देखकर बहुत खुश थी। आकाश जी ने एक नेक दिल और बहुत सुलझे हुए इंसान थे। हाँ, थोड़ा गुस्सा नहीं, गुस्सा तो बहुत आता था उनको, पर उनका गुस्सा पानी के बुलबुले जैसा था। जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी गायब भी हो जाता था। आकाश जी मेरी बहुत ज़्यादा केयर करने लगे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उनके दिल में क्या है। एक दिन मैं ऑफिस में अपना काम कर रही थी और आकाश जी मुझे घूरे जा रहे थे। यह उनका रोज़ का काम था, मुझे अपने सामने बैठा लेना और मुझको घूरना। अचानक उनको क्या हुआ ये उन्होंने बोला, चलो आज हम कहीं घूमने चलते हैं। मैं बहुत खुश हो गई। आज दूसरी बार मैं उनके साथ घूमने जा रही थी। हम घर आए तो आकाश जी ने मुझे उसकी सबसे प्यारी साड़ी पहनने के लिए दे दी, जो शायद उन्होंने अलग से कहीं संभाल कर रखी थी, क्योंकि वो साड़ी उनके कलेक्शन में नहीं थी जो रोज़ पहनती थी। मैं जब साड़ी पहन कर आई तो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। मैंने सौम्या को भी तैयार किया और हम निकल गए घूमने के लिए। हम पहले सौम्या को घुमाने वाटर पार्क गए, उसके बाद हमने 6 से 9 मूवी देखे और एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में खाना भी खाएं। घर आते आते सौम्या कार में ही मेरी गोदी में सो चुकी थी। हम बहुत खुश थे। आज हमने खूब मस्ती की थी। खाना तो हम बाहर से खा कर आए थे। कल्याणी दीदी हमारे इंतज़ार कर रही थी। आकाश जी मुझसे हंस कर बोल रहे थे, आज आपको अपने बेटे को हंसता हुआ देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। राधिका के जाने के बाद उन्होंने आकाश को आज पहली बार हंसते हुए देखा था। थोड़ी देर में कल्याणी चीज़ सोने के लिए चली गई और मैं सौम्या को लेकर वहीं सोफे पर आकाश जी के साथ बैठी थी। रात के 11 बज चुके थे। आकाश जी ने बताया कि ये साड़ी जो आपने तुमको दी है, ये साड़ी मैंने राधिका के लिए ख़रीदी थी, पर जिस दिन राधिका को ये साड़ी गिफ्ट करना था उस दिन उसका एक्सीडेंट हो गया था
और वो हम सबको छोड़कर चली गई थी। मैंने पूछा, फिर आपने मुझे ये साड़ी मुझे क्यों दी पहनने के लिए? तो आकाश जी ने कहा, क्योंकि मैं तुमको पसंद करने लगा हूँ। मैंने उनकी बातों पर कोई जवाब नहीं दिया था, पर मुझे उनके जवाब देना था। ये मैंने गलती कर दी, क्योंकि उनको जवाब ना देने की वजह से बात और आगे बढ़ी। मैं सौम्या को लेकर उनके कमरे में सोने के लिए चली गई। थोड़ी देर में ही आकाश जी मेरे रूम में, मतलब सौम्या के रूम में आ गए। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। आकाश जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आकाश जी ने मेरे ओठों पर उंगली रखी और धीरे से कहा, चुप, शोर मत मचाओ, नहीं तो सौम्या जाग जाएगी। मैंने कहा, वो तो सब ठीक है, पर आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए अपने कमरे में। मुझे एक अनजाना सा डर लग रहा था। आकाश जी ने मुझे अपनी बाहों में उठाया और कहा, मैं सौम्या की मम्मी से प्यार करना चाहता हूँ। मैंने उनको रोकते हुए कहा, ये गलत है आकाश जी, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज़। पर उनके अंदर तो जानवर जाग चुका था। मैं ज़्यादा चिल्ला भी नहीं सकती थी, क्योंकि इससे आकाश जी को कोई और फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं बदनाम हो जाती। आकाश जी मुझे अपने कमरे में ले गए और एक बार फिर मुझे मेरा अतीत अपने आज में नज़र आया। मैं आज भी पूरी रात नहीं सोई थी। सुबह होने को थी। मैंने घड़ी देखी तो 6 बज चुके थे। मैं उठी और जाकर सौम्या के रूम में सो गई। जब आकाश जी ऑफिस जाने लगे तो उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई तो सौम्या ने बताया कि मम्मी को बहुत तेज़ बुखार है। आकाश जी ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और मेरा इलाज करवाया। सौम्या मेरे पास ही बैठी थी। उस दिन आकाश जी भी अपने ऑफिस नहीं गए थे। मैं आकाश जी से कोई बात नहीं करना चाहती थी, पर आकाश जी ने सौम्या को दादी के पास भेज दिया और मुझसे बोले, आकांक्षा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, पता नहीं कल ये सब कैसे हो गया। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुझे राधिका की बहुत याद आ रही थी। मैंने आपको राधिका समझकर वो सब कर दिया। मैं भी गुस्से में थी और मैं भी नहीं चुप रह पाई। आकाश जी, आप भी मेरे पति जैसे ही निकले, जिस्म के भूखे। आपको मैंने क्या समझा और आप क्या निकले? आपको ये सभी करना था तो एक बार से बोल दिया होता। मैं तो आपके एहसान के नीचे वैसे भी दबी थी। आप जो चाहते मेरे साथ मैं करने देती। आपको ऐसे ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद आकाश जी वहाँ से उठकर चले गए। मैंने भी जो हुआ उसको भूल कर वापस अपने कमरे में आ गई। पर अब आकाश जी को देखकर वो खुशी, वो उत्साह नहीं था। मेरे अंदर धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, फिर सौम्या के साथ खेलना। 1-1.5 महीने के बाद पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे ऊपर तो पहाड़ टूट गया। पति साथ होता तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी, लेकिन अब मैं अकेली हूँ तो ये बच्चा मेरे लिए एक और कलंक लेकर आने वाला था। एक कलंक को मिटाने के लिए दूसरा कलंक। मैंने थोड़ी हिम्मत से काम लिया और आकाश जी के पास गई और उनको ये बात बताई। आकाश जी, आपने जो गलत काम किया था उसका पाप मेरे पेट में पल रहा है। अब मैं इस पाप को लेकर कहाँ जाऊँ? आकाश जी ने दोबारा पूछा, क्या? मैंने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और आपका बच्चा मेरे पेट में पल रहा है। आकाश जी मुझे अपने पास बैठाया और कहा, पहली बात तो ये कि ये पाप नहीं है, ये हमारे प्यार की निशानी है। और दूसरी बात, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहूँगी। पर लोग पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? आकाश जी ने मेरी आंखों में देखते हुए सवाल किया, मुझसे शादी करोगी? मैं हैरान थी कि ये क्या बोल रहे हैं। आप सिर्फ मुझसे इसलिए शादी करना चाहते हैं क्योंकि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ? आकाश जी ने कहा, ऐसा नहीं है राधिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमको भूल नहीं सकता हूँ। देखा ना, आपने कभी मुझको राधिका के नाम से पुकारा। मेरा नाम राधिका नहीं, आकांक्षा है। आकाश जी तुरंत बोले, जानता हूँ, पर मैं तो हमेशा तुमको राधिका ही बुलाऊंगा। क्या तुम मेरी राधिका बनोगी? क्या तुम सौम्या की असली मम्मी बनोगी? मैं सौम्या का नाम सुनकर सोचने लगी, पर आपके घर वाले नहीं मानेंगे। उनको मैं मनाऊंगा, तुम मान जाओगी। आकाश जी ने घर में माँ से आकांक्षा की शादी करने की बात कही तो खुशी खुशी मान गई, क्योंकि आकाश जी ही जिसने उनके बेटे की खोई हुई मुस्कान को लौटाया था। वैसे वह आकांक्षा को खुद से ही पसंद करती थी। आज से 2 साल बाद बहू मेरी चाय लाई। माँ जी, कमला काकी, आप यह दूध देखिए, मैं अभी माँ को चाय देकर आती हूँ। भाभी, मेरी वह रेड वाली शर्ट नहीं मिल रही है, कहाँ है? भैया, वो मैंने निकाल कर सामने वाली टेबल पर रख दी है। मम्मी, मेरा दूध दीजिए और जल्दी से मुझे स्कूल छोड़ दो, देर हो रही है। ठीक है बेटा, तुम बाहर चलो, मैं गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ। या सौम्या भी ना मम्मी छोड़ने जाएगी स्कूल तभी जाएगी, वरना नहीं जाएगी। बहू, जल्दी से सौम्या को स्कूल छोड़कर तैयार हो जाओ, नहीं तो वह नहीं जाएगी और आकाश के सर पर उठा लेगी। कल्याणी देवी जी ने सामने दीवार पर लगी घड़ी को देखकर कहा, जी माँ जी, मैं बस अभी आई सौम्या को छोड़कर।
तो ये थी मेरी ज़िंदगी की कहानी। इतना दर्द मिलने के बाद आखिर भगवान ने मुझे ढेर सारी खुशियाँ दी। आज मेरी शादी को 10 साल हो गए। मेरी बेटी सौम्या आज 13 साल की हो चुकी है और जो मम्मी की जान है। हम माँ बेटी नहीं, दो दोस्तों की तरह रहते हैं। सौम्या मेरी लाडली है, वो मेरे लिए लड़ती भी है और मेरी मदद भी करती है ताकि मैं अपना पूरा ध्यान बिजनेस पर लगा सकूं। इसलिए सौम्या अपने दोनों छोटे भाई बहन को भी संभालती है। जी हाँ, शादी के 3 साल के अंदर मेरे सौम्या के अलावा एक लड़का और एक लड़की और भी है। आज मैं भार्गव इंडस्ट्रीज की CEO हूँ और मेरे पति ने विदेश में मेरे नाम से एक कंपनी खोली है, आकांक्षा मोटर। और विशाल ने शर्म के मारे हमारी कंपनी से रिजाइन कर दिया। कहीं और उसकी अच्छी नौकरी नहीं मिली, बस गुजारे लायक नौकरी मिली। उसकी माँ का देहांत तो हो ही चुका था। उसकी शादी करने वाला अब घर में कोई नहीं बचा था, इसलिए उसकी शादी भी नहीं हो पाई क्योंकि उसके दोनों भाई ने अपनी रसोई अलग अलग कर ली थी और वह अपनी मस्ती में ही मस्त था। विशाल के सुख दुख में उन्हें कोई लेना देना नहीं था। विशाल ने खुद को पूरी तरह नशे में डुबो दिया था। काम से आते ही शराब पीकर नशे में चूर होकर घर आता, लेकिन घर पर उसे खाने को पूछने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे उसकी सेहत बिगड़ती गई और वह बीमार रहने लगा और एक दिन उसकी दोनों किडनी फेल हो गई। वो सही इलाज न मिलने के कारण तड़प तड़प कर मर गया। इधर आकांक्षा एक खुशहाल जिंदगी बिता रही थी। विशाल जैसे लोग जो अपनी पत्नियों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं और पत्नियों को मजबूरन होकर उनका अत्याचार सहना पड़ता है, उन लोगों को अगर आपको ये सज़ा देने का हक मिल जाए तो क्या आप ये सज़ा देना चाहोगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।